हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट का नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। ये हमारी 6th क्लास है। इसके पहले हम 5 क्लासेस इसकी ले चुके हैं और करीब 120 क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये मैंने वन लाइनर बनाया है। वन लाइनर बनाने के पीछे ये उद्देश्य है कि आपको एग्ज़ाम में जब आप पढ़ाई करें या आप रिवीज़न करें तो आपको आसानी हो, क्योंकि वन लाइनर हमको याद करने में बहुत अच्छा रहता है और हम अच्छे से याद कर पाते हैं। साथ में हमने ये देखा है कि जो लूसेंट है, लूसेंट हमारे जो वनडे एग्ज़ाम है 70 से 80% लूसेंट में आता है। लेकिन लूसेंट के इतनी सी बुक में इतना सारा कवर किया हुआ है, तो एक पेज में बहुत सारा मटेरियल डाल दिया है, जिससे हमको पढ़ने में बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है। उसी बर्डन को कम करने के लिए मैं आपको ये हैंड रिटन पूरी लूसेंट लेके आई हूँ। आपको बहुत पसंद आएगी। आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, आप इसको पहले पढ़िए। अगर आप नोट्स ले सकते हैं, यहाँ पे वीडियो से नहीं लिख सकते हैं, तो आप इसका नोट्स परचेस कर लीजिएगा। थोड़ी देर में मैं आपको इसका नोट्स भी दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, सबसे पहले इसका याद रखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख में कि अपना जो भारत है, भारतवर्ष का सबसे पहले उल्लेख जो है वो इसी अभिलेख में मिलता है। और ये अभिलेख कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था, और ये पहला अभिलेख है जिसमें तिथि नहीं है, और ये तिथि रहित अभिलेख है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल से, और ये तिथि रहित है। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। जूनागढ़ अभिलेख को ही गिरनार अभिलेख भी बोला जाता है। जूनागढ़ अभिलेख को क्या बोला जाता है? गिरनार अभिलेख भी बोला जाता है, और ये रुद्रदामन से संबंधित है। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो नासिक अभिलेख गौतमी वलश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? ये साउथ में है, और ये साउथ में सातवाहन जो राज्य थे उनका शासन बहुत ज़्यादा रहा था। तो ये नासिक अभिलेख किसका है? गौतमी वलश्री का। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभलेख किसका है? प्रयाग स्तंभलेख है समुद्रगुप्त का। प्रयाग स्तंभलेख किसका है? प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त का है। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख किसका है? ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय का है, से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशन द्वितीय से। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश जो है यशोवर्मन, उनसे संबंधित है। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? प्रतिहार नरेश भोज से। फ्रेंड्स, हम पहले ये कर लेते हैं हमारा लूसेंट, इसके बाद हम अपना स्पीडी कर लेंगे। स्पीडी के बाद हम यूनिक कर लेंगे, घटना चक्र पुनरावलोकन कर लेंगे, और लूसेंट के ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे। तो हम ये वीडियो में ही कर लेंगे। तो इससे हमारा ये पूरा जो वनडे एग्ज़ाम का जो जितना मटेरियल होता है वो एक जगह पे मिल जाएगा, और हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी होगी, तो आप वहाँ पे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि उसका अपडेट आपको मिलता रहे। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? तो बंगाल शासक विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? बंगाल के शासक हैं विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन इपोग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है उत्तर भारत के मंदिरों के निर्माण की शैली क्या कहलाती है? उत्तर भारत मतलब हमारे जो उत्तर प्रदेश साइड के जितने भी मंदिर हैं, हिमाचल में, उत्तराखंड में, केदारनाथ में, तो ये जो उत्तर के मंदिर हैं ये बने हुए हैं नागर शैली में। तो उत्तर भारत के मंदिरों की निर्माण शैली कौन सी प्रकार की है? नागर शैली है। तो याद रखिएगा, उत्तर भारत के मंदिरों की निर्माण शैली नागर शैली कहलाती है। फिर है दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण की कला। तो दक्षिण भारत के मंदिरों की निर्माण की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। उत्तर भारत के मंदिरों की निर्माण की कला क्या कहलाती है? नागर शैली कहलाती है, और दक्षिण भारत के मंदिरों के निर्माण की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। नेक्स्ट है दक्षिणापथ के मंदिर में, अब क्या है देखिए, उत्तर की कहलाती है नागर शैली और दक्षिण की क्या कहलाती है? द्रविड़ शैली।
जब कहीं कहीं पे दक्षिणापथ के मतलब बीच में कहीं कहीं पे नागर और द्रविड़ दोनों शैली दिखाई देती है, तो उस शैली को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेसर शैली, जिसमें कुछ गुण नागर शैली के रहते हैं और कुछ गुण द्रविड़ शैली के रहते हैं। दोनों मिलके दिखती है जो तीसरी शैली, वो कौन सी होती है, बेसर शैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी हमें क्या है, पंचायतन शब्द सुनाई देता है, स्पेशली साउथ में बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। तो ये पंचायतन शब्द किससे संबंधित होता है, तो पंचायतन जो शब्द होता है वो मंदिर की रचना शैली से संबंधित होता है। पंचायतन शब्द किससे संबंधित होता है, मंदिर की जो रचना शैली होती है उससे पंचायतन शब्द संबंधित होता है, किससे, मंदिर रचना शैली से। और अगर इसको हम पंचायतन शब्द को मंदिर से तो हम यूज़ करते हैं, किस प्रकार के मंदिर में हम पंचायतन शब्द का उपयोग करते हैं, तो एक हिंदू मंदिर ऐसा हो जो 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे आज भी मंदिर ऐसे बने हैं हमारे यहाँ पे कि एक मंदिर रहता है और हम फिर चारों तरफ देखते तो छोटे छोटे मंदिर बने हुए रहते हैं और बीच में एक बड़ा मंदिर होता है और साइड में बहुत सारे छोटे छोटे भगवान होते हैं। तो ऐसा जो मंदिर होता है हिंदू, जो 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, उसमें हम पंचायतन मंदिर का यूज़ करते हैं। अब बोल रहे हैं पंचायतन मंदिर के उदाहरण दो, जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो में, उसमें मंदिर है और चारों तरफ अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, लक्ष्मण मंदिर करके। एक बृहदेश्वर मंदिर है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का है। तो ये पंचायतन मंदिर के उदाहरण है, और भी हैं तो कुछ एग्जाम्पल अपन ने समझने के लिए लिख ली। नेक्स्ट है गोडेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो गोडेश्वर मंदिर भी पंचायतन मंदिर का उदाहरण है, क्योंकि इसमें बीच में एक मंदिर है और चारों ओर से दूसरे मंदिर उसको घेरे हुए हैं। तो गोडेश्वर मंदिर भी पंचायतन मंदिर का उदाहरण है और ये महाराष्ट्र में है। गोडेश्वर मंदिर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है दशावतार मंदिर कहाँ पे है, तो दशावतार मंदिर देवगढ़ में है और देवगढ़ कहाँ पे है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है और ये भी आपका पंचायतन मंदिर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्राग ऐतिहासिक काल प्राग प्लस इतिहास से मिलके बना हुआ होता है। प्राग ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं, अन्य इतिहास को भागों में बांट दिया गया है, प्राग इतिहास काल, आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास। तो प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि ऐसा काल जिसका हमको लिखित जानकारी प्राप्त होती है, ऐसा काल जिसकी हमें लिखित जानकारी प्राप्त होती है, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। नेक्स्ट है इतिहास किसे कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल मतलब जिसका हमको लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती, सॉरी मैंने ये बोल दिया है कि जानकारी, प्राग मतलब होता है जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है, जिसके बारे में कोई लिखित विवरण नहीं है हमारे पास, प्राग ऐतिहासिक काल हो जाएगा। जबकि इतिहास उसे बोलते हैं जिसका लिखित विवरण हमारे पास हो। तो प्राग ऐतिहासिक काल उसे बोलते हैं जिसका कोई लिखित विवरण ना हो और इतिहास उसे बोलते हैं जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो। मालवा संस्कृति के बर्तन कैसे होते हैं, तो मालवा संस्कृति के जो बर्तन होते हैं वो काले तथा लाल होते हैं। बुर्जहोम संस्कृति के बर्तन कैसे होते हैं, बुर्जहोम संस्कृति के बर्तन धूसर होते हैं। मालवा संस्कृति के काले और लाल होते हैं, बुर्जहोम संस्कृति के बर्तन धूसर होते हैं। जोड़वे संस्कृति के बर्तन कैसे होते हैं, लाल होते हैं। जोड़वे संस्कृति के बर्तन कैसे होते हैं, तो जोड़वे संस्कृति के जो बर्तन हैं वो लाल होते हैं। नेक्स्ट है नवपाषाण संस्कृति के बर्तन कैसे होते हैं, नवपाषाण संस्कृति के बर्तन भी धूसर होते हैं। नवपाषाण और ये अलग अलग होते हैं, जैसे कि दक्षिण नवपाषाण होता है, एक उत्तर नवपाषाण और दक्षिण नवपाषाण के लाल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही हमने पढ़ा प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता। इतिहास उसे बोलते हैं जिसका लिखित विवरण उपलब्ध होता है। और आपसे बोलें आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल होता है कि इस समय लेखन कला है, लेखन कला के बावजूद भी हम लेखों को पढ़ लिख नहीं सकते, तो उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है कि लेखन कला के बावजूद भी लेख पढ़े ना जा सकें, वह आद्य ऐतिहासिक काल होता है। नवपाषाण संस्कृति के बर्तन धूसर होते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो, इतिहास जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो और पढ़े जा सकें, और आद्य ऐतिहासिक काल
कि लेखन कला के बावजूद भी लेख पढ़े नहीं जा सके, वो आद्य ऐतिहासिक काल होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 154 क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये मेरा MPPSC प्रीलिम्स के लिए और MP के सभी एग्ज़ाम के लिए पैकेज है, आप ये ले सकते हैं। अगर आप MP के नहीं हैं तो आप ये वाला पैकेज हटा दीजिए, MP 5000 वन लाइनर का। इसके अलावा आप ले सकते हैं पूरा पैकेज। इसमें आपको लूसेंट के 10,000 फैक्ट मिलेंगे, घटना चक्र पुनरावलोकन मिलेगा, स्पीडी का मिलेगा, यूनिक का पूरा वन लाइनर फॉर्म मिलेगा, करंट मिलेगा, खेलकूद मिलेगा। इसके 20,000 प्लस GK रहेगा। साथ में आपका इस प्रकार से रहेगा 20,000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह रहेगा। और इसमें लूसेंट, घटना चक्र पुनरावलोकन, आपकी स्पीडी रहेगा, स्पीडी के साथ आपका यूनिक रहेगा। इन सब के ऑब्जेक्टिव आपको एक साथ एक जगह पे मिल जाएंगे, बस आपको उनका प्रैक्टिस करना रहेगा। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।